जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा विदेशी शब्द। और विदेशी शब्दों के अंतर्गत जो कि तत्सम तद्भव देशी शब्द के बाद में हमारा फोर्थ भेद है, यानी कि शब्द के भेदों के अंतर्गत शब्द के भेद कितने? 4। उसमें से हम एक भेद अपना कंप्लीट कर रहे थे और वो था हमारा उत्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, उद्गम उद्भव, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। और वो भेद होते हैं कुल हमारे 5। उत्पत्ति के आधार पे केवल 4 भेद होते हैं, जिसमें एक आता है हमारा तत्सम, हम पढ़ चुके हैं। तद्भव, इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। देशी शब्द की सारी कंडीशन आप समझ चुके हो। देशी शब्द, विदेशी शब्दों में से अंग्रेजी के शब्दों के बारे में कल वाली क्लास में आपको बताया जा चुका है। विदेशी शब्द तो ये 4 होते हैं उत्पत्ति के आधार पे, लेकिन एक 5वां भी होता है और वो 5वां होता है हमारा संकर शब्द। क्या है जी? संकर शब्द। तो आज हम जो कंप्लीट करेंगे दोस्तों, विदेशी शब्द, संकर शब्द, इनको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसी का ही एक और दूसरा भेद होता है। वो दूसरा भेद क्या है? रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के, रचना आकृति के आधार पर, रचना बनावट संरचना आकृति के आधार पर शब्द के भेद। और ये भेद होते हैं हमारे 3। इनके अंदर एक आते हैं हमारे रूढ़ शब्द, दूसरे आते हैं हमारे यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरे आते हैं हमारे योगरूढ़ शब्द। तीसरे आते हैं हमारे योगरूढ़ शब्द। यानी कि ये 2 भेद आज हम कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। तो रचना बनावट संरचना आकृति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ये यहां तक आपने कंप्लीट कर लिए। यहां इससे बारी है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में अंग्रेजी के शब्द आपने पहचान लिए, तो उर्दू के शब्दों के बारे में यहाँ पे आज हम जानेंगे। तो टॉपिक क्या है जी हमारा? टॉपिक है उर्दू के शब्दों की पहचान। किसमें आते हैं? विदेशी शब्द में। क्यों? क्योंकि आगत शब्द है, बाहर से आए। तो उर्दू के शब्दों की पहचान कैसे करेंगे जी? नुक्ता, नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह या बिंदु तल,
नुक्ता चिन्ह या बिंदु तल चिन्ह वाले, नुक्ता चिन्ह या बिंदु तल चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाते हैं जी आपके? तो नुक्ता बिंदु तल चिन्ह कहाँ लगेगा? कै के साथ में, कै के साथ में, गे के साथ में, जय के साथ में और फे के साथ में। यहाँ पर इसमें क्या है? कमीना, कमबख्त, कमसीन, कमसीन। इसके बाद यहाँ पे ख्याल, खुशखबरी, खुशहाल। गजल, गजनी, गजब, नजर, वजीर, वजीराबाद। ये सब उर्दू के शब्द हैं। सफर, सफल, मुजफ्फरनगर। अब इनमें आपने जो ये नुक्ता बिंदु तल का प्रयोग किया है ना, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के अंदर अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों को महत्व देते थे, जबकि उन्हीं के समकालीन दूसरे राजा हुए राजा लक्ष्मण सिंह, वो संस्कृत अनिष्ठ हिंदी पर बल देते थे। तो आज हम जो हिंदी प्रयोग कर रहे हैं वो संस्कृत अनिष्ठ हिंदी है, उसमें हम तत्सम शब्दों के प्रयोग की अधिकांश संख्याओं में हम प्रयुक्त कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 1000 ईस्वी के आसपास से लेके 1500 ईस्वी के आसपास जो हमारे भारत में हिंदी प्रयोग में लाई गई, उसमें उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों की अधिकता थी, तत्सम शब्दों की नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब 1000 से लेके 1500 ईस्वी तक आपने हिंदी के अंदर अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों को महत्व ज्यादा दिया, तो उसमें ज्यादा जो शब्दों की भरमार थी वो विदेशी शब्दों की भरमार थी, और विदेशी शब्दों में भी ये उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों की भरमार थी। लेकिन धीरे धीरे अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का स्थान संस्कृत ने ले लिया, जिसकी वजह से हिंदी का एक नया रूप बन गया, जिसको हम कहते हैं संस्कृतनिष्ठ हिंदी। तो आज के टाइम में जहां हम संस्कृत प्रयोग कर रहे हैं, वहीं कुछ समय पहले हम अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उर्दू के शब्दों का प्रयोग कम हो गया। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यह व्यवस्था की थी कि जब भी हम उर्दू के, अरबी के, फारसी के शब्दों का प्रयोग हम देवनागरी की लिपि, जो कि हिंदी की लिपि है, तो जब देवनागरी की लिपि में इस तरीके से हम लिखेंगे उर्दू के शब्दों को, अरबी, फारसी के शब्दों को, और उसमें जब कै, खे, गे, जै, फे आएगा, तो आप इनके नीचे यहाँ नुक्ता लगाओगे, जिसको हम हिंदी में बिंदु तल भी कहते हैं। और ये केवल 5 वर्ण हैं हमारे। ये कितने वर्ण है? 5 वर्ण, जिनको हम आगत वर्ण या गृहीत वर्ण भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? आगत वर्ण या गृहीत वर्ण भी इनको कहा जाता है। अब हम इसी से इनको पहचानेंगे कि ये विदेशी शब्द है, ये उर्दू के शब्द है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत यहाँ पर हमने क्या इसका प्रयोग किया है? नुक्ता अर्थात बिंदु तल का प्रयोग किया है। अब ये शब्द के शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए, या शब्द के अंत में आ जाए, तो इससे आप पहचानोगे कि ये उर्दू के शब्दों की पहली पहचान है, जहां नुक्ता, बिंदु, तल चिन्ह का प्रयोग हो। और इनका प्रयोग होता है केवल 5 वर्णों में, और उनको हम क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं, गृहीत वर्ण कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए आगत वर्णों की संख्या कितनी है, गृहीत वर्णों की संख्या कितनी है, जिनके साथ नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह का प्रयोग करते हैं,
वो कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप कहोगे कै खे गै जय फै। अगर ये कंडीशन समझ में आ गई हो तो जितने भी बच्चे लाइव हैं प्लीज एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। हाँ, आपको नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स की कैटेगरी में, ठीक है, टॉपिक वाइज भी, और कुछ मिक्स क्वेश्चनों के साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपके ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिर आपको कुछ ना मिले, ये चीज़ आपने समझ ली तो भी आप सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे सही आंसर दोगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, इस्लाम धर्म संस्कृति सभ्यता के परिचायक शब्द, इनकी जिन शब्दों से आपको इस्लाम धर्म का, इस्लाम संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हो, वो क्या कहलाते हैं आपके उर्दू के, जैसे मस्जिद, मक्का, ओ मदीना, रोजा, ज़कात, नमाज, हज। कब्रिस्तान, ईद, ईदगाह, बकरीद, कुर्ता, पजामा, हिजाब, बुरखा, आदाब, हजूर, खिदमत। ये सब क्या है, इस्लाम धर्म संस्कृति सभ्यता के परिचायक शब्द। तो इन सारे शब्दों से आपको किसका पता चल रहा है, अब इनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें आपने किसका प्रयोग किया, जय के साथ में, कै के साथ में, जय के साथ में, कै के साथ में, जय के साथ में, जय के साथ में, ठीक है जी। यहाँ कै के साथ में, यहाँ पर कै के साथ में, जय के साथ में, कै के साथ में, यहाँ पे जय के साथ में। आपने इसमें नुक्ता बिंदु तल का भी प्रयोग किया, तो नुक्ता बिंदु तल से भी आप पहचान सकते हो जो पहली कंडीशन थी आपकी ये वाली, या फिर आप ये कहोगे कि इन सभी शब्दों से आपको किसका पता चल रहा है, आपको इस्लाम धर्म का पता चल रहा है, संस्कृति सभ्यता का पता चल रहा है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अब संस्कृति में क्या आता है आपका तीज त्योहार, खाना पीना जो है। अब मान के चलो आपसे कोई पूछे कि सेवैयां बताइए जी, ये पूछ लिया आपसे, ठीक है, सेवैयां बताइए ये क्या है, सेवई महोत्सव बताइए जी, सेवई। तो ये सब सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके इस्लाम की संस्कृति और सभ्यता को बता रहे हैं। इसके बाद में तीसरी कंडीशन, मुस्लिम शासनकाल, मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था, मुस्लिम शासनकाल, मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था।
राज्य व्यवस्था के प्रतीक शब्द, मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था के प्रतीक शब्द, जिन शब्दों से आपको मुस्लिम शासनकाल का ज्ञान हो, जैसे जरीफ, तहसीलदार, सूबेदार, थानेदार, चौकीदार, जिला, मनस्ब। तो ये सारे के सारे क्या हैं? जरीप है एक जंजीर जो जमीन की पैमाइश करती है, जमीन को मापने का काम करती है, तो वो क्या है? जरीप। तो तहसीलदार, सूबेदार, थानेदार, चौकीदार, जिला, मनस्ब, ये सब क्या है? ठीक। बाट शब्द तोलने का काम किससे हुआ था? मुस्लिम शासनकाल की देन है। डाक मुस्लिम शासनकाल की देन है। तो ये सारे के सारे इनसे मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था का पता चलता है। तो इसीलिए सारे के सारे शब्द क्या कहलाए? हमारे विदेशी शब्द। और विदेशी में भी क्या कहलाए? उर्दू के शब्द। उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उस भाषा का होगा। अब इससे क्या बनता है? लाचार, लाइलाज, लाजवाब। बिल्कुल, बिल इरादा, बिलावल। अल कायदा, अल बेला, अल मस्त। सरदार, सरकार, सरकारी। तो ये सारे के सारे क्या है जी आपके? ला, बिल, अल, सर, ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। इनके अलावा हम और भी बहुत सारे उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, जैसे बेवफा, बेकार, बे है, बदकिस्मत, बद्दुआ। बाकायदा, बाइज्जत। तो ये आपको ध्यान रखना है। ला, बिल, अल, सर, बे, बद, बा, ये सारे के सारे क्या कहलाए जी? उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्गों से बनने वाले सारे शब्द क्या होंगे? हमारे उर्दू के। दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं, इसमें यहाँ कै के साथ, यहाँ जय के साथ में, इसमें यहाँ कै के साथ में, फै के साथ में, कै के साथ में, ठीक है जी। इसमें यहाँ जय के साथ में, ठीक है, यहाँ कै के साथ में, यहाँ भी कै के साथ में, कै के साथ में हमने
किसका प्रयोग किया, बिंदु तल का, नुक्ते का प्रयोग किया। वो पहले वाली कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। इसके बाद 5वीं कंडीशन, जो शब्द सबसे पहले दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली, जो शब्द सबसे पहले दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली अरमाइकी, अरबी, फारसी लिपि में लिखे गए हो, वो क्या कहलाते हैं। अब दाएं से बाईं ओर कैसे लिखते हैं, ये जो लिपि है ना, ये क्या कहलाती है, ये लिपि आपकी दाएं से बाईं, राइट टू लेफ्ट। अरमाई की लिपि अपने आप में प्राचीन नाम है, जैसे देवनागरी की लिपि का जो प्राचीन रूप है वो ब्राह्मी लिपि है, तो ऐसे ही ग्रीक और लैटिन का प्राचीन रूप रोमन लिपि है। तो यहाँ ये अरबी फारसी जो हमारी लिपि विकसित हुई थी वो किससे हुई थी, अरमाई की लिपि से। तो जो अरमाई की लिपि के शब्द हैं वो सारे के सारे आपके उर्दू के हैं, जो अरबी में लिखे गए, फारसी में लिखे गए, जो इस तरह से लिखे गए, तो ये सारे के सारे क्या है, आपके उर्दू के अर्थात विदेशी शब्द, वे सारे उर्दू के शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाली शब्द का हम प्रयोग करते हैं, पुर्तगाली शब्द। ऐसे ही हम चीनी शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हम जापानी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए, आपके विदेशी शब्द कहलाए। अब पुर्तगाली में जैसे आलू, तौलिया, चाकू, काजू, बाल्टी, बंदूक, गोला, बारूद। चीनी शब्द, चीनी, चाय, लीची, चमचम, चम्मच, चाउमीन। जापानी शब्द रिक्शा, मेट्रो, सुजुकी, मारुति सुजुकी कंपनी है ना। तो ये सारे के सारे रिक्शा, मेट्रो, सुजुकी क्या है, जापानी शब्द है। तो ये सब किस में आते हैं, विदेशी भाषा के शब्दों में आते हैं। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें करना है यहाँ पे रचना अर्थात बनावट के आधार पर, जिसको आप रचना कह रहे हैं वही बनावट, वही संरचना, और वही क्या है, आकृति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और इसके बाद में क्या है, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द हमारे वे हैं जिसके खंड करने पे कोई अर्थ ना हो, जो परंपरा से आए, परंपरा से आने वाले शब्द, परंपरा से आने वाले शब्द। यौगिक शब्द वो है जिसमें एक शब्द के साथ में दूसरा कोई शब्द आ जाए या कोई उपसर्ग प्रत्यय के रूप में आ जाए। यौगिक क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, 2 तत्व हो गए ना। तो यौगिक तत्व क्या है, NaCl है।
तो ऐसे ही जब दो शब्द होंगे या किसी एक शब्द के साथ कोई शब्दांश आगे या पीछे आए तो यौगिक बनाएगा। ठीक है, जैसे संधि वाले समास है, समास उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द हैं, समास वाले शब्द है, वो सब यौगिक है। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं योग रूढ़। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या कहलाएंगे आपके? वो कहलाएंगे जी आपके योग रूढ़। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द वे शब्द जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वे शब्द जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से ग्रहण किए गए। दूसरे, जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो। खंड अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो। तीसरा, जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते थे। जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते थे वो सब क्या कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी शब्द कौन से ग्रहण किए? ठीक है, जैसे हाथी, हाथ, घोड़ा, वस्त्र, पानी, गाड़ी, कार, बस, सेना, कक्षा, भीड़, गाय, दोस्त, ये सब क्या है जी आपको? ये सब रूढ़ शब्द है। एनीथिंग, कोई भी आप पशु लो, पक्षी लो, ठीक है। यहां आपने ले लिया मोर शब्द, यहां पे ले लिया आपने चिड़िया। अब इनमें से आप किसी को भी कहीं से तोड़ो, अलग करो, इनका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे हम इनको टुकड़े कर देते हैं, हाँ और थी, यहाँ भी, यहाँ
ये लो, हमने इनके सबके टुकड़े किए, लेकिन टुकड़े करने पर इनका कोई मीनिंग नहीं था। और ये सारे पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जिसको आप हाथी कह रहे हो तो आप हाथी को बैल या घोड़ा नहीं कह सकते। तो हाथी को कहने से आप उस विशालकाय जानवर को अपने दिमाग में सेट करते हो, आपको उस विशालकाय जानवर की आपको समझ होती है, जिसको एक लंबी सूंड भी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बच्चे को लकड़ी का प्लास्टिक का घोड़ा दिखाया जाए, उसको कहे जाए ये हाथी है, और बच्चा ऑलरेडी पहले हाथी देख चुका है, तो आपकी बात का कभी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए रूढ़ हो चुका है, उसने परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ग्रहण कर लिया है। तो जिन वस्तु पदार्थ व्यक्ति प्राणी के जो नाम हैं, जो ऑलरेडी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो चुके हैं, बच्चा उसको जान चुका है कि हम इसको घोड़ा कह रहे हैं, इसको हाथी कहते हैं, इसको भैंस कहते हैं, इसको गाय कहते हैं, तो वो सारे के सारे शब्द क्या हो गए, रूढ़ कह गए। अब मान के चलो मैं आपको कह रहा हूं कि 1 गिलास पानी दे दो, तो आप पानी से चाय तो समझे नहीं हो, ना आप दूध ना लस्सी, तो 1 गिलास पानी मांगने से कभी आपको कोई 1 गिलास चाय ला के नहीं देगा, ना वो लस्सी देगा ना दूध देगा, क्योंकि दूध अलग चीज वस्तु पदार्थ के लिए रूढ़ है, लस्सी अलग वस्तु पदार्थ के लिए रूढ़ है, पानी अपने आप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उस मिश्रण के लिए रूढ़ है, जो प्यास बुझाने, नहाने और कपड़े धोने में प्रयुक्त होती है, जो सींचने का काम करती है, आग को बुझाने का काम करती है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द क्या। अब हाथ कहने से शरीर का कोई दूसरा अंग आपकी समझ में नहीं आया। हाथ कहने से आपने आंख का ज्ञान नहीं लिया, बाल का नहीं लिया, कान का नहीं लिया, पैर का नहीं लिया, तो हाथ कहने से आपका इन हैंड का लेफ्ट और राइट जो आपके हाथ हैं उसका आपको बोध हुआ, घोड़े से कोई दूसरे जानवर का बोध नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम कोई वस्तु व्यक्ति पदार्थ प्राणियों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से उनके नाम ग्रहण करते हैं तो वो रूढ़ कहलाते हैं। जब दूसरी कंडीशन इस पे ये है कि इनके जब भी आप टुकड़े करोगे, खंड करोगे, तो इनका कोई मीनिंग नहीं होगा, जैसे यहाँ पे किसी का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो जब भी आप दुकान पे जाते हो तो उसको आप ये नहीं कहते कि कोका कोला का पानी दे दो, ठीक है, पेप्सी का पानी दे दो, हालांकि है वो भी लिक्विड ही, पानी ही है, लेकिन पेप्सी मांगने से आपको पेप्सी मिलती है, कोका कोला मांगने से कोका कोला मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रूढ़ हो चुकी है। तो जब आप गाड़ी कह रहे हो तो इस गाड़ी में प्यार दोस्तों आपकी कार भी आ सकती है, इसमें बस भी आ सकती है, इसमें ट्रक भी आ सकता है। लेकिन जब आप कार कह रहे हो तो इस कार में प्यार दोस्तों आपकी बस नहीं आएगी, आपका ट्रक नहीं आएगा, आपका स्कूटर स्कूटी नहीं आएगी। तो गाड़ी कहने से अलग वस्तु पदार्थ का बोध, कार कहने से अलग, बस कहने से अलग, स्कूटर स्कूटी कहने से अलग वस्तु पदार्थ का बोध हो रहा है, इसलिए तो रूढ़ है। ठीक है, सेना, कक्षा और भीड़ तीनों ही व्यक्तियों का समूह है, तीनों ही जानवरों का समूह भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप सेना कह रहे हो तो आप कक्षा और भीड़ नहीं समझ रहे हो, जब आप कक्षा कह रहे हो तो भीड़ और सेना नहीं समझ रहे हो, और जब आप यहाँ भीड़ कह रहे हो तो आप सेना और कक्षा नहीं समझ रहे हो। इन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, गाय, दोस्त, मोर, चिड़िया, ये सब क्या है आपके, ये रूढ़ शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनके टुकड़े करने पर कोई मीनिंग नहीं है, और दूसरा इनके अलावा आप दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति पदार्थ आप इनका उच्चारण करने पर, इनका नाम आने पर आप नहीं समझते हो। ये पहली 2 कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कुशार। अब ये जो वर शब्द है, प्राचीन समय में इसका वर का अर्थ था श्रेष्ठ। चिरंजीवी का प्राचीन समय में क्या था? दीर्घ आयु। चिरंजीवी मतलब दीर्घ आयु। कुसार्ग का मतलब होता था घास को लाने वाला। ये प्राचीन समय में इनके नाम थे, लेकिन आज इनके नाम क्या है? वर का अर्थ दूल्हा है। चिरंजीवी दूल्हे का विशेषण है। चिरंजीवी राहुल, चिरंजीवी मनोज, चिरंजीवी संजय, दूल्हे का विशेष। चिरंजीवी अमित। कुसार्ग आज क्या है? तीक्ष्ण बुद्धि।
वाला, वो क्या कहलाया? कुशार। ये तो आपके प्राचीन अर्थ में थे, ये क्या थे जी? आपके प्राचीन पहले। और ये क्या है जी? वर्तमान में, आधुनिक समय में हम इनका जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग दूल्हे के रूप में कर रहे हैं। प्राचीन समय में वर का अर्थ श्रेष्ठ था, चिरंजीवी दीर्घ आयु जानवर था, जैसे डायनासोर है। कुशार घास लाने वाला, कुछ कहते हैं घास को, अग्र मतलब आगे वाले भाग को, जिसपे सरकंडे होते हैं, जिसको दाबी भी बोलते हैं, जिससे छान छप्पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जो उसको काट के बड़े ही आराम से जो ले आता था, बिना कटे फिटे, बिना चिरे अपने हाथ को, ठीक है, तो उसको कुशार कहा जाता था। लेकिन आज ये किसके लिए रूढ़ हो चुके हैं? तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहलाता है कुशार। चिरंजीवी क्या है? दूल्हे का विशेषण है। जो आपका नाम है, जब आपकी शादी होती है तो शादी का कार्ड छपता है, उस कार्ड पे जो ची लिखा होता है, ठीक है, वो ची नहीं होता है बल्कि वो चिरंजीवी होता है, अर्थात जो लंबी आयु को प्राप्त करे, जो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहे, उसको हम चिरंजीवी कह रहे हैं। तो वहां पर जो ची अमित लिखा होता है तो उसका नाम है चिरंजीवी अमित, अर्थात लंबी आयु वाला अमित है। ठीक है, तो आज हम इसको विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और पुराने समय में ये क्या था? चिरंजीवी, ज्यादा लंबी आयु प्राप्त करने वाले जानवर के लिए रूढ़ था। तो ये थी आपकी तीसरी कंडीशन। जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते थे और आज एक अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और दूसरा जो है प्यारे दोस्तों हमारा, वो क्या है? यौगिक शब्द है। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द कौन से होंगे जी हमारे? उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग वाले, उपसर्ग वाले शब्द यौगिक शब्द है। दूसरे प्रत्यय वाले शब्द, जिनमें प्रत्यय लगा है, यौगिक शब्द हैं। तीसरा संधि वाले शब्द, यौगिक शब्द हैं। संकर शब्द, संकर शब्द में भी क्या है? दो भाषाओं के शब्द होते हैं। अच्छा, उधर वो भी रह गया जी संकर शब्द, उसको भी करेंगे, वो अभी बताएंगे इसके साथ। सभी संकर शब्द क्या कहलाएंगे जी आपके? इसके बाद समास वाले शब्द, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, समास वाले शब्द बहुव्रीहि समास को छोड़कर। ठीक है जी, तो संकर शब्द के बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, पहले इसको आपको समझना है। तो यौगिक में क्या है? जैसे अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है? यौगिक है, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड दो अलग अलग तत्व आपस में मिले हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है? मिश्रण है। ये मिश्रण है और ये क्या है? ये यौगिक है। ऐसे ही जब किसी शब्द के साथ में कोई शब्द आ जाता है या कोई शब्दांश आ जाता है, अब जैसे इसमें हमने यहाँ पे आ का प्रयोग कर लिया तो ये आ जन्म है। ऐसे ही यहाँ प्रतिवर्ष का हमने प्रयोग कर लिया, प्रति है। निर्धन के अंतर्गत यहाँ नी क्या है? शब्दांश है। ठीक है जी, जैसे हम यहाँ नी शब्द लिख देते हैं, नी शब्द बिना शब्द के। ऐसे ही पराक्रम के अंतर्गत ये परा क्या है प्यारे दोस्तों? आपका उपसर्ग है। ऐसे ही प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, जैसे आपने प्रयोग किया बचपन, इसमें पन प्रत्यय है। मिठास, इसमें आस प्रत्यय है। बुढ़ापा, इसमें आपा प्रत्यय है। ठीक है जी, ऐसे ही लिखावट, इसमें आवट प्रत्यय है। ऐसे ही नारी, इसमें ई प्रत्यय है। तो ये सारे क्या है? यौगिक शब्द है। संधि वाले शब्द, जिनमें संधि होगी, जैसे यहाँ भावार्थ शब्द है, संधि है, उसका उदाहरण है। रमेश शब्द है, संधि का उदाहरण है। पवन शब्द है, संधि का उदाहरण है। यहाँ समाचार
या सदाचार संधि का उदाहरण है। ठीक है जी। ऐसे ही विसर्ग संधि के अंतर्गत ये क्या है आपका दुस्साहस, ये भी विसर्ग संधि का। ये आपकी स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि के उदाहरण सारे क्या है यौगिक। सभी संकर शब्द, संकर शब्द क्या है दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अपने आप में अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का है। जांच करता, जांच हिंदी का है, करता संस्कृत का है। ऐसे ही डाक घर, डाक उर्दू का है और घर क्या है हिंदी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का, यात्री संस्कृत का है। समास वाले शब्द चाहे वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण, किसका उदाहरण हो अव्ययी भाव समास। कहाँ होता है अव्ययी भाव समास, आजीवन में अव्ययी भाव समास है। माता पिता में, माता पिता में द्वंद्व समास। दो पैर में द्विगु समास है, दो पैर में द्विगु समास है। कमीना मंत्री में, कमीना मंत्री में क्रमधारीय समास है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। और बहुवीरी समास को छोड़ दो, बहुवीरी समास को छोड़ दो। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद तीसरा क्या है जी, तीसरा है आपका योग रूढ़। तीसरा क्या है जी आपका योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, बहुवीरी समास के उदाहरण। हाँ भाई मैं क्लास में हूँ अभी। ठीक है अभी 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक। अच्छा और घर पे हुआ? हाँ नहीं निकलूंगा अभी। भाभी नहीं रहती क्या? नहीं नहीं वो गई हुई आ जाएगी, कल परसों आएगी। ठीक है मैं नंबर पे कर देना पैसे। गाड़ी साफ कर दी? हाँ कर दिया। कल नहीं किए थे। हाँ कल नहीं कर पाए थे हम। हाँ छुट्टी मत किया मेरा कर। नंबर है ना? जी तो योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे बहुवीरी समास के उदाहरण। जो शब्द किसी तीसरे की, जो शब्द किसी तीसरे की विशेषता, जो शब्द किसी तीसरे की विशेषता प्रकट करे वो क्या कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। जहां पहले दो शब्दों का, जहां पहले दो शब्दों का योग हो, फिर किसी अन्य के लिए, फिर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाए, रूढ़ हो जाए वो क्या कहलाता है योग रूढ़। बहुवीरी समास के सभी उदाहरण, बहुवीरी समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, शब्द के होते हैं। कैसे इसको समझो जी। पहले जैसे हमने यहाँ पर लिया एक पंथ, आप 3 काज करोगे, आप पर्यायवाची बहुवीरी समास के उदाहरण और योग रूढ़ के उदाहरण। जैसे यहाँ शब्द आ गया जी हमारा त्रिनेत्र,
बागांबर, त्रिशूरधारी, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, नीलकंठ, महादेव, मृत्युंजय। ये सारे के सारे भगवान शिव के पर्यायवाची योग रूढ़ के उदाहरण और बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। यहां शब्द आ गया गजानन, गजोदर, लंबोदर, विनायक, मूषक वाहन, श्रीदेव, एकदंत। ये सारे के सारे गणेश के पर्यायवाची बहुवीरी समास के उदाहरण और योग रूढ़ के उदाहरण है। पहले दो शब्दों का योग हुआ। किसका योग हुआ? जैसे हमने यहाँ पे ले लिया दशानन, तो पहले यहाँ 10 और आनन का योग हुआ। 10 आनन का योग होके क्या बन गया? दशानन। और फिर ये दशानन किसके लिए रूढ़ हो गया? रावण के। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, यहां दो शब्दों का योग है और यहां पर योग होने के बाद में ये रावण के लिए ये शब्द दशानन क्या हो गया? रूढ़ हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। ऐसे ही यहां पर चतुरानन, षडानन, चतुर्भुज, पंचानन, हलधर, गदाधर, चक्रधर, गंगाधर, ये किसके लिए आते हैं? चतुरानन, 4 आनन किसके हैं? ब्रह्मा जी के। 6 आनन किसके हैं? कार्तिकेय, गणेश का बड़ा भाई। 4 भुजाएं किसकी है? विष्णु की। पंचानन कौन है? हनुमान। हलधर कौन है? बलराम। गदाधर कौन है? भीम और हनुमान। चक्रधर कौन है? विष्णु या भगवान श्री कृष्ण। गंगाधर कौन है? भगवान शिव, जिन्होंने गंगा को धारण किया है। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? चक्रपाणी, वीणापाणी, शूलपाणी, गदापाणी, शंखपाणी। तो ये किसके लिए आएंगे जी? यहाँ पे चक्रपाणी कौन है? चक्रपाणी विष्णु, चक्र है हाथ में जिसके। वीणापाणी सरस्वती, शूलपाणी भगवान शिव, त्रिशूल है जिनके हाथ में। गदापाणी हनुमान, ठीक है। ऐसे शंखपाणी भगवान श्री कृष्ण। तो ये सब क्या है जी? बहुवीरी समास के उदाहरण, योग रूढ़ के उदाहरण, और ये सब पर्यायवाची भी है। ये सब क्या है? ये सब पर्यायवाची भी है। ऐसे ही फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे जलज, वारिज, अंबुज, प्योज,
नीरज। ये भी सारे बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि ये कमल के, ये पर्यायवाची भी है, कमल के बहुवीरी समास के उदाहरण भी है। यहां से पूछेगा आपसे जलद, वारिद, अम्बुद, प्योद, नीरद। ये सारे के सारे किसके हैं? ये बादल के पर्यायवाची भी है, बहुवीरी समास के उदाहरण भी है, और साथ के साथ प्यारे दोस्तों ये आपके योग रूढ़ के भी उदाहरण है। ये क्या है? जलधि, वारिधि, अम्बुधि, प्योधि, नीरधि। ये सारे के सारे आपके, ये सारे के सारे आपके समुद्र के पर्यायवाची भी है, बहुवीरी समास के उदाहरण भी है, और योग रूढ़ के भी उदाहरण है। तो यहाँ पर बस एक चीज आपको समझनी थी। क्या? आपको ये समझना था कि जय का अर्थ होता है जन्म लेना, दय का अर्थ होता है देने वाला, देने वाला। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। दूसरी चीज आपको ये समझनी थी, जल, वारी, अम्बु, पै, नीर, ये सारे पानी के पर्यायवाची है। ये सारे पानी के पर्यायवाची। ये संस्कृत की क्रिया है। जय जन्म लेना, दय देने वाला, धी धारण करने वाला। मैंने यही प्रयोग किया, यहाँ जय का प्रयोग किया, यहाँ दय का प्रयोग किया, और यहाँ धी का प्रयोग किया, और ये सारे पानी के पर्यायवाची थी। तो जो पानी में जन्म लेता है वो कमल है, जो पानी को देने वाला है वो बादल है, और जो पानी को धारण करने वाला है वो समुद्र है। सारा पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। तो ये क्या थे जी आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आपने ये भी कंप्लीट कर लिया टॉपिक आज। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे जी? ये रूढ़ शब्द भी हो गए आपके, यौगिक भी हो गए, और योग रूढ़ भी है। अब आपका जो बचा है वो बचा है ये वाला, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पे जो चार वेद है तो आपने पढ़ लिए, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। अब संकर शब्द क्या है? संकर शब्द है दो अलग अलग भाषाओं के। तो पांचवा जो वेद था आपका वो क्या है? आपका संकर शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के, दो अलग अलग भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते। कैसे कहलाएंगे? रेलगाड़ी, रेल यात्री, रेल सवारी, रेल यान, रेल डिब्बा, रेल नीर। तो इन सब में दो अलग अलग भाषा कौन सी है जी? ये जो बने हैं रेल आपका अंग्रेजी का शब्द है, तो इसमें ये सारे क्या हो गए जी आपके अंग्रेजी। दूसरा जो शब्द है ना अंग्रेजी के साथ, गाड़ी, इसमें हिंदी का शब्द है। यात्री इसमें संस्कृत का शब्द है। यात्री क्या है? संस्कृत का। सवारी इसमें हिंदी का शब्द है। सवारी किसका है? हिंदी का शब्द है। यान इसमें संस्कृत का शब्द है। यान इसमें संस्कृत का शब्द है। डिब्बा इसमें हिंदी का शब्द है, और नीर इसमें हिंदी का शब्द, क्योंकि संस्कृत में जल गए। तो ये अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी संस्कृत, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी संस्कृत, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी
हिंदी, तो ये संकर शब्द कहलाए। ऐसे ही दूसरे शब्द देखो, यहां शब्द आ गए आपके जांच करता, डाकघर, टिकट घर, अजायब घर। अब इसमें कौन से शब्द है जी? अब इसके अंतर्गत जांच क्या है आपका? हिंदी का। डाक शब्द किसका है? उर्दू का। टिकट शब्द किसका है? अंग्रेजी का। और अजायब शब्द किसका है? उर्दू। इसके साथ में दूसरा शब्द किसका है? कर्ता। कर्ता है संस्कृत का शब्द। इसके बाद घर शब्द किसका है? हिंदी का। यहाँ पे घर किसका है? हिंदी का। और यहाँ घर किसका है? हिंदी का। इसी वजह से क्या कहलाए आपके? संकर शब्द कहलाए। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द कैसे पहचानोगे? वही जो कंडीशन अब तक आपने पढ़ी है। देखो यहाँ ध्यान करके, इसमें से यहाँ उत्क्षेपित व्यंजन है। उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग तद्भव में होते हैं। तद्भव शब्द हिंदी के होते हैं। तद्भव शब्द हिंदी के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद यात्री में संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत के तत्सम शब्दों में। सवारी सरल सुगम आसान है, इसी सवारी को क्या कहते हैं? यात्री संस्कृत में कहते हैं। तो ये सवारी शब्द किसका हो गया? हिंदी का। यान क्या है? यान गाड़ी को कहते हैं संस्कृत में। तो यान शब्द किसका हो गया? आपका संस्कृत का। डिब्बा में क्या है आपका? द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तद्भव में। और तद्भव शब्द किसके होते हैं? हिंदी की। तो यह नीर किसका शब्द है? हिंदी का, क्योंकि संस्कृत में बोलते हैं जल। जांच अर्धचंद बिंदु आया है। अर्धचंद बिंदु वाले शब्द किसके कहलाते हैं? तद्भव अर्थात हिंदी, ठीक है। ये करता है, तैरने वाला रहा है, क्या है? तत्सम अर्थात संस्कृत। डाक शब्द किसका था? उर्दू का था। डाक अभी बताया था आपको। डाक तहसीलदार, सूबेदार, थानेदार, ये सारे चौकीदार उर्दू के शब्द थे। तो डाक क्या है आपका? उर्दू का है। घर क्या है आपका? यहाँ हिंदी का है, क्योंकि घर संस्कृत में कहते हैं। टिकट क्या है? अंग्रेजियों को टिकट को टिकट ही लिखा जाएगा। ये देवनागरी में लिखा है, आप रोमन में लिख के देख लो। तो ये अंग्रेजी का हो गया, घर हिंदी का हो गया। अजायब में यहाँ क्या है? नुक्ता है, बिंदु तल है, जो कि आपको बताया उर्दू के शब्दों में। यहाँ नुक्ता बिंदु तल लगा है, इसलिए ये उर्दू का है। और घर शब्द क्या है आपका? हिंदी का। और जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। लेकिन आप गलती क्या करोगे? आप गलती करोगे, पोस्ट ऑफिस बताइए जी, हिमालय बताइए जी, रसोई घर बताइए जी, शयन यान शब्द बताइए। आपको बताने हैं इनमें कौन सी भाषाओं के शब्द है। ये संकर शब्द है या नहीं? ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? संकर शब्द हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे जो शब्द है ना, यहाँ पे ध्यान रखो, ये पोस्ट अंग्रेजी का शब्द है। इसका अंग्रेजी का। ऑफिस भी किसका है? अंग्रेजी का है। तो इसमें तो दो भाषा हुई नहीं। यहाँ पर ये किसका है? हिम संस्कृत का। और ये आल्य किसका है? ये भी है आपका संस्कृत का। तो ये जरूरी नहीं है जो दो शब्द है वो सारे संकर होंगे। यहाँ रसोई किसका शब्द है? हिंदी का। घर शब्द किसका है? हिंदी का। यहाँ शयन किसका शब्द है? संस्कृत का। और यान किसका शब्द है? संस्कृत का। तो इसमें तो दो भाषा है ही नहीं। जब इसमें दो भाषा नहीं है, ये सारे के सारे शब्द यौगिक शब्द हैं, संकर नहीं है। इसलिए मैंने आपको संकर शब्द बाद में पढ़ाए। तो इनमें किसी में भी दो भाषाओं के शब्द नहीं है, एक ही भाषा के शब्द। ये दोनों अंग्रेजी के हैं, ये दोनों संस्कृत है, हिंदी है, दोनों संस्कृत है। तो इसलिए क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। और प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है संकर शब्द में अंतर क्या है। संकर शब्द में दो शब्द
दो अलग अलग भाषाओं के होंगे, लेकिन यौगिक में वो एक ही भाषा के शब्द हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर जब हम यौगिक शब्द पढ़ा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको बताया कि सभी संकर शब्द यौगिक कहलाएंगे, सभी संकर शब्द यौगिक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो शब्द हैं। तो जहां भी दो शब्द आएंगे, दो पद आएंगे, एक शब्दांश या एक शब्द आएगा, तो यौगिक का उदाहरण बनेगा। तो सभी संकर शब्द किसके अंदर आ जाएंगे? यौगिक के। लेकिन सारे यौगिक संकर हो ये नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। दो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए दोस्तों आज। कौन कौन सा? एक टॉपिक आपने किया उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद, और दूसरा आपने किया है, ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा आपने क्या किया? रचना के आधार पर, रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद और जो होते हैं प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर 3। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हो। बाकी जो क्लास होगी आपकी वो मंडे को होगी, टाइमिंग रहेगा 8 से 9। धीरे धीरे जैसे ही प्यारे दोस्तों आप थोड़ा सा समय दोगे, आपकी जितनी भी उलझने, जितनी भी दिक्कतें हैं, वे सारी दिक्कतें अपने आप दूर होगी। आपको यहाँ कुछ भी मांगने की, कुछ भी डिमांड रखने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ा रहे उसको समझो। वक्त रहते ही आपको नोट्स भी, पीडीएफ भी, क्लास नोट्स भी, प्रिंट्स नोट्स भी, मॉक टेस्ट भी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी, ये सब आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको पहले सारी चीज प्रोवाइड करा दूंगा तो आप रट्टा मारोगे, जैसे इससे पहले आप हिंदी को अनेक बार रट चुके हो। क्योंकि जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो वे बोलेगी नहीं, ठीक है। उसके लॉजिक को अब मैं तो समझ सकता हूँ क्योंकि वे नोट्स मैंने तैयार किए हैं, लेकिन आप नहीं समझ सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप सीखने के तरीके पे जाइए कि आखिरकार हम हिंदी को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद जब आप पीडीएफ से, नोट से, क्लास नोट से, प्रिंट्स नोट से पढ़ोगे तो फायदा होगा। तो रटने से बचना है, समझने पे जोर देना है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।